Right. Welcome to the Inside Story. My name is Rajiv K. Bajaj. And of course, you're watching me on Lemon News. जी हाँ, आप मुझे देख रहे हैं लेमन न्यूज़ पर। प्रोग्राम का नाम है इनसाइड स्टोरी। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज और चैनल है आपका खुद का लेमन न्यूज़। लेमन न्यूज़ में हम लोगों ने एक अभियान शुरू किया। क्या अभियान था? किस प्रकार दलितों के खिलाफ आज तक अत्याचार हो रहे हैं। हाल ही में अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में एक परिवार के 3 सदस्यों को बेरहमी से मार काट के उनके शरीर के अलग अलग टुकड़े कर दिए गए। इन टुकड़ों को उन्हीं के खेत में फेंक दिया गया। ये तो रही बात अहमदनगर की। इसके अलावा 4 और दलित युवक ही कहेंगे उनको, सबसे ज्यादा उम्र के जो थे वो 26 साल के थे। उनको भी अलग अलग जातीय प्रेरित गुणा तहत इन सब लोगों को भी मार दिया गया। इसके अलावा जो खबर आई है, अप्रैल से लेकर आज तक 15 से 20 दलित युवकों को या दलित लोगों को मारा गया है। दलित समुदाय से 20 के करीब लोग मारे गए हैं सिर्फ महाराष्ट्र में। और पूरे हिंदुस्तान में, जहां तक पूरे हिंदुस्तान का सवाल है, आप गिनते रहिए, आपकी उंगलियां खत्म हो जाएंगी, गिनती खत्म हो जाएगी, लेकिन दलितों के खिलाफ अत्याचारों की फहरिस्त खत्म नहीं होगी। उसके बारे में हम बात करेंगे। जिस प्रकार सरकार ने ब्लैक मनी को लेकर के आज सिर्फ 3 लोगों का नाम प्रकाशित किया है, सार्वजनिक किया है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और बात करेंगे कि किस प्रकार अलग अलग बैंकिंग क्रेडिट सोसाइटीज ने ना जाने कितने हजारों करोड़ों का गबन किया है। पिछले 10 साल की अगर कैलकुलेशन की जाए तो 1 लाख करोड़ से ज्यादा का फिगर बनता है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा अगर 10 साल की कैलकुलेशन की जाए और उसमें इंटरेस्ट लगाया जाए तो और भी ज्यादा बनता है। फिलहाल जो पिछले 5 साल का जो फिगर है सिर्फ एक बैंक का, वो 500 करोड़ से ज्यादा का है, यानी बॉम्बे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का फिगर। इसके अलावा अकोला बैंक भी है, कपोल बैंक भी है, न जाने और कितने बैंक हैं। हर जगह पे कोई ना कोई गबन हुआ है, कहीं 150 करोड़, कहीं 60 करोड़, कहीं 70 करोड़, ना जाने कितने करोड़। इन सब चीजों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन उसके पहले देख लें अब तक की खास खबरें। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस। महाराष्ट्र में भाजपा के सामने नरम पड़ी सेना। शिवसेना ने कहा, बीजेपी किसी को भी मुख्यमंत्री बनाए हम समर्थन करेंगे। काले धन पर सरकार का सुप्रीम कोर्ट में खुलासा। डाबर के निदेशक सहित 3 बड़े लोगों का नाम उजागर। हुदहुद के बाद अब नीलोफर का खतरा बढ़ा। गुजरात सरकार ने समुद्र किनारों के आसपास जारी किया अलर्ट। आज नहाय खाए के साथ छठ पूजा शुरू। 1/4 दिल्ली और मुंबई में भी मना रहे हैं छठ का महापर्व। और 3/4 सांसदों ने नहीं दिया संपत्ति का ब्यौरा। सोनिया, राहुल, आडवाणी सहित कई के नाम शामिल। जी हाँ, 3 लोगों के नाम तो आ गए। अब बाकी कब आएंगे गॉड ओनली नोज। और वो जो 3 आए हैं उसमें बर्मन साहब भी हैं। बर्मन साहब तो कहते हैं कि मेरा नाम इसमें कैसे आ गया। मुझे खुद को आश्चर्य हो रहा है कि यहाँ पे ब्लैक मनी का सवाल कहाँ है। भाई मेरा अकाउंट है तो है। अब ये आप कैसे तय करेंगे कि ये काले धन का अकाउंट है कि सफेद धन का अकाउंट है? इसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ी देर के बाद, लेकिन उसके पहले देख लें महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री जनाब अजीत पवार अहमदनगर गए थे और उसी गांव में गए जहां पर यह निर्मम हत्या हुई। एक परिवार की, जाधव परिवार की निर्मम हत्या हुई। सुनील जाधव को मार दिया गया, उनकी पत्नी को मार दिया गया, उनके बेटे को भी मार दिया गया। लेट्स टेक अ लुक।
Let's take a look at what Ajit Pawar had to say. हत्या झालेली आहे. ज्यांच्या त्या मुलाच्या आजी आजोबा किंवा त्याच्या मुलगा आणि सून ह्या सगळ्यांच्या संदर्भातली माहिती त्या ठिकाणी घेतली. त्यांचं सगळ्यांचं एवढंच म्हणणं आहे, खरं तर ही घटना अक्षरशः माणुसकीला काळीमा फासणारी अशा प्रकारची घटना आहे. आपण ज्यावेळेस 21व्या शतकाच्या वर्षाची भाषा बोलत असतो अशा वेळेस इतक्या क्रूरपणे एखादी गोष्ट एखादी व्यक्ती करू शकते. अर्थात ती एक व्यक्ती आहे का अनेक जण आहेत हे अजून समोर त्या ठिकाणी आलेलं नाही. वास्तविक ही जी काही घटना घडली त्यांच्या आई वडिलांचं सगळ्यांचंच आमचंही सगळ्यांचं म्हणणं एवढंच आहे की ज्यांनी कुणी केलेलं आहे त्याला कठोरातली कठोर शिक्षा झाली पाहिजे. कुणाचं अशा पद्धतीनं कृत्य करण्याचं धाडस देखील होता कामा नये. परंतु कायद्याच्या चौकटीमध्ये राहून हे सगळ्या गोष्टी करण्यात आल्या पाहिजे. वेगवेगळ्या पद्धतीनं वेगवेगळे राजकीय पक्ष किंवा वेगवेगळ्या संघटना ह्याच्या संदर्भातले आंदोलन करतायत, बंद करतायत. माझं पण त्या नवीन सरकारला किंवा आता जे कोणी संबंधित अधिकारी ह्याच्याबद्दलचा तपास करतायत त्यांना त्या ठिकाणी हेच सांगणं आहे की कुठल्याही परिस्थितीमध्ये त्याच्यामध्ये कुठलाही राजकीय कुणाचा दबाव अजिबात येऊन देता कामा नये आणि काय जे काही घडलेलं आहे ते लोकांच्या समोर वस्तुस्थिती त्या ठिकाणी आली पाहिजे. दहशतीचं वातावरण झालेलं आहे. सगळे फॅमिली किंवा आजूबाजूचे लोक देखील काळजीमध्ये सगळे पडलेले आहेत. अशा प्रकारची एकंदरीत परिस्थिती आहे. पण खरोखरीच अतिशय क्रूरपणे ह्या सगळ्या गोष्टी म्हणजे मी पण माझ्या आजपर्यंतच्या राजकीय जीवनामध्ये जवळपास 30-35 वर्ष मी काम करतोय पण इतक्या क्रूरपणे झालेली गोष्ट मी कधी माझ्या ऐकण्यामध्ये नव्हती किंवा बघण्यामध्ये नव्हती. सगळ्या जाती धर्माच्या लोकांनी व्यवस्थितपणे त्या ठिकाणी राहावं. अजूनही तशा पद्धतीची भावना काहींच्या मनामध्ये येते तेच आपल्या सगळ्यांचं त्या ठिकाणी दुर्दैव आहे आणि त्या मानसिकतेमध्ये बदल करण्याच्या करताच सगळ्यांनी प्रयत्न केला पाहिजे. माझं तर स्वतःचं स्पष्ट मत आहे. ठीक आहे, निवडणुका येतील जातील, वेगवेगळे राजकीय पक्ष निवडून पण येतील, वेगवेगळे जण सरकार पण स्थापन करतील, परंतु नुसतं ह्याच्यातनं हे प्रश्न सुटणार नाही. हे सगळे राजकीय चोडे बाजूला ठेवून ह्या संदर्भातल्या घटना त्या ठिकाणी कदापि पुन्हा आपल्या महाराष्ट्रामध्ये किंवा नगरमध्ये किंवा परिसरामध्ये घडता कामा नये. ये तो रहे अजीत पवार साहब. अजीत पवार साहब एक बार फिर वही बात कर रहे हैं कि मानसिकता बदलनी पड़ेगी और ना जाने और क्या क्या. यही बात हम पिछले ना जाने कितने 100 साल से कर रहे हैं कि लोगों की मानसिकता बदलनी पड़ेगी. मानसिकता आप जरूर बदलते रहिए, लेकिन जहां तक कि कानून व्यवस्था का प्रश्न है, कानून व्यवस्था को अपना काम तो करने दीजिए. आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है. जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो नाम के लिए गिरफ्तारियां हुई हैं और वहां पर भी तथाकथित तौर पर सो कॉल्ड क्वेश्चनिंग चल रही है. असल में क्या हो रहा है किसी को मालूम नहीं है. और जिस प्रकार हमारे साथ जोगेंद्र कवाड़े थे पिछले दिनों, चंद्रकांत हंडोरे थे, इन सब लोगों से हमारी बातचीत हुई और प्रकाश अंबेडकर से भी कल बातचीत हुई और उन सब लोगों ने यही कहा कि जहां तक दलितों का प्रश्न है, आज भी दलितों के ऊपर सिर्फ उसी प्रकार अत्याचार जारी है. इस वक्त हमारे साथ है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के हमारे पुराने मित्र, दलित नेता, महाराष्ट्र के शायद वरिष्ठ से वरिष्ठतम नेता जनाब रामदास अठावले. रामदास अठावले जी नमस्कार. हाँ नमस्कार, जय भीम, जय महाराष्ट्र. बोलिए बजाज जी. राजीव कुमार बजाज बोल रहा हूँ इनसाइड स्टोरी से. जनाब बोलिए लेमन न्यूज से. रामदास अठावले जी आप ये बताएं कि जो अहमदनगर में इतना निर्मम हत्याकांड हुआ, जाधव परिवार के 3 सदस्यों को इस बेरहमी से काट के उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उन्हीं के खेत में न जाने कहां फेंक दिया गया. क्या वहां पर अब तक कोई गिरफ्तारी हुई है? आपके जहन में, आपके संज्ञान में ऐसी बात आई है क्या? हाँ राजीव जी, मतलब अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है. आज अहमदनगर के कलेक्टर ऑफिस पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का एक बड़ा रैली आज हुआ. उसमें यही हमने मांग किया है कि भाई जो भी मतलब गुनहगार लोग हैं उनको जल्दी जल्दी अरेस्ट करना चाहिए जी. और हमने अल्टीमेटम दिया है कि भाई 2 दिन के अंदर अगर जो भी मतलब गुनहगार है उनको अरेस्ट नहीं किया जाता है तो 30 तारीख को अहमदनगर जिला बंद का ऐलान हमने किया है. अहमदनगर का जिला बंद ऐलान आपने किया है जी जी. लेकिन रामदास अठावले जी, ये तो रही 3 लोगों की हत्या की बात. 25 अप्रैल से लेकर के 4 मई तक 4 और हत्याएं हुई थी महाराष्ट्र में. लिहाजा आज के जो क्राइम के स्टैटिस्टिक्स हैं उसके मुताबिक हर 16 मिनट के बाद
किसी दलित पर अत्याचार होता है देश में, हर 18 मिनट के बाद किसी दलित महिला के साथ दुर्व्यवहार होता है, हर आधे घंटे और 1 घंटे के बाद किसी भी दलित युवक के ऊपर जानलेवा हमला करने की कोशिश की जाती है, और पूरे देश में एक दिन में एक दलित का कत्ल तो होता ही होता है। रामदास अठावले जी, आखिरकार हम क्या कर रहे हैं? 67 साल हो गए हैं आजादी के। अठावले जी बताएं। बात सही है राजीव जी, जो आपने आंकड़े बताए सरकारी आंकड़े हैं। जी। और दलित आज भी सुरक्षित नहीं है जी महिलाओं पर भी अत्याचार हो रहे हैं, दलित पर भी अत्याचार हो रहे हैं। जी और जिस तरह मतलब पुलिस प्रशासन भी कोशिश करता है, मगर जहाँ तक समाज की मेंटेलिटी, जी जातिवादी मेंटेलिटी है, जी। तब तक ये अत्याचार मतलब शुरू है, आगे भी चलते रहेगी। उसके लिए जी। जातिवाद को खत्म करना चाहिए, इसके लिए इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा देना चाहिए, इसके लिए दो समाज को जोड़ने की कोशिश होनी चाहिए। और ऐसा अगर नहीं होता है तो ये सिलसिला जारी रहेगा। उसके लिए दलित पैंथर का एक मूवमेंट हमने चलाया था, और जी। अत्याचार करने वालों को सबक सिखाने का काम जी पैंथर की मूवमेंट करती थी। और आज दोबारा हमें सोचने का वक्त आया है जी। कि हम तो जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें तोड़ने की बात हो रही है। दुरुस्त बात है। हमारे शरीर के टुकड़े टुकड़े करने की नीच प्रवृत्ति समाज में आज भी है। जी तो इसलिए मतलब मुझे लगता है कि भाई इसका एक जो लोग इसी तरह की घटनाएं करने का काम कर रहे हैं उनको सजा होनी चाहिए। और जो जौखेड़ा नाम का गांव है जो अभी अहमदनगर जिले में 20 तारीख को रात को संजय यादव जी, उनकी पत्नी, उनके लड़के की हत्या हुई, जी तो उनको मतलब जल्दी अरेस्ट करके उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन रामदास अठावले जी, आपको याद होगा हम लोगों ने इस मुद्दे पर न जाने कितनी मर्तबा बात की है यहीं पर शो के दौरान। आपको याद होगा खैरलांजी में मोतमांगे परिवार की निर्मम हत्या इसी प्रकार की गई, और उसके बाद हाई कोर्ट में जिन जिन लोगों को फांसी की सजा हुई थी वो टेक्निकलिटी पर छूट गए। अठावले जी बताएं। नहीं, उसमें तो मतलब जो ज्यादा जो आरोपी थे मतलब उसमें तो कुछ लोगों को रिश्वत दिया, लेकिन मतलब ये पहली घटना है दलित एट्रोसिटी की, उसमें फांसी सजा देने का निर्णय कोर्ट ने ले लिया था पहली बार। और पूरे देश भर में मतलब पूरा दलित जाग गया था, हम सब लोगों ने मिलकर आंदोलन भी कर दिया था जी। लेकिन अभी वो केस में जो मुख्य आरोपी थे उनको तो मतलब फांसी की सजा हुई थी, लेकिन अभी इस घटना में भी जी हमें लगता है कि भाई ऐसे जो गुनहगार है जिन्होंने मतलब क्रूर हत्या करने का काम किया, टुकड़े टुकड़े करने का काम किया है, ऐसे लोगों को भी मतलब उसी तरह की सजा मिलनी चाहिए। और जिस तरह छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पर जी अगर किसी महिला पर बलात्कार अत्याचार की घटनाएं होती थी, कोई गलत नजर से किसी की तरफ देखता था, तो शिवाजी महाराज ने उनके हाथ पैर तोड़ने की सजा उन लोगों को देने का काम किया था। तो मुझे लगता है कि भाई ऐसे लोगों को भी इसी तरह की सजा देने का विचार करना चाहिए राजीव जी। लेकिन रामदास अठावले जी, मुझे याद है जब खैरलांजी में पूरा मोतमांगे परिवार जो था उनका इसी प्रकार कत्ल हुआ था, इस निर्मम बिल्कुल क्रूअल तरीके से, और उनकी जो बॉडीज मिली थी जैसे कसाई घर से मिली हों, तब मुझे याद है आपने ये कहा था कि दलितों को अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी। मुझे याद है आपने ये भी कहा था कि जहां तक के दलित समाज है, अब वक्त आ गया है कि दलित समाज को हथियार ग्रहण करने पड़ेंगे, सिखों की तरह। जैसे सिख जो है हमेशा अपनी कृपान के साथ चलता है, कृपान के बगैर कहीं नहीं चलता है, इसी प्रकार दलितों को भी हथियार ग्रहण करने होंगे। ये आपकी स्टेटमेंट है, मैं आपको याद दिला रहा हूं। क्या आपको लगता है कि आज कुछ ऐसा सोचना चाहिए दलित समाज को? रामदास अठावले जी। हाँ राजू जी, मतलब ये मांग मैंने किया भी था, इसके पहले भी किया था, खैरलाल जी को भी किया था कि अगर पुलिस हमारी रक्षा नहीं कर सकती है जी नहीं कर रही है ठीक ढंग से, तो फिर हमें हथियार का परमिशन दीजिए। हर दलितों के पास मतलब हथियार रखने का परमिशन अगर दिया जाता है, राइट। तो आज दलितों पर जो हमले हो रहे शायद इसी तरह के हमले नहीं हो सकते हैं। जिस तरह संजय यादव के टुकड़े टुकड़े कर दिए, अगर उनके पास हथियार होता था तो शायद उनके ऊपर हमला करने वाला 50 बार सोचता था। मुझे लगता है कि भाई सरकार ने इस पर विचार करना चाहिए, हिंसा बढ़ाने के लिए नहीं, लेकिन हिंसा कम करने के लिए, हिंसा ना हो उसके लिए सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए अगर हमें हथियार का परवाना मिलता है
या सरकार दलितों को सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए अगर हथियार देती है तो उसका विचार सरकार ने करना चाहिए। राजीव जी जी दुरुस्त बात है, लेकिन आप ये बताएं कि ये तो मांग हो गई कि इफ एंड बट वाली मांग हो गई, किंतु परंतु वाली मांग हो गई। मैं आपसे आपके जहन में एक बात लाना चाहता हूं, वो ये है कि आप खुद गए थे वहां पे और आपने खुद कहा है कि भाई आज तो आपने रैली भी करी है और आपने ये भी कहा है कि अगर 30 तारीख तक ये अरेस्ट नहीं होते उसके बाद वरना 30 तारीख को हम लोग बंद करेंगे वगैरह वगैरह वगैरह। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि प्रकाश अंबेडकर हमारे साथ थे, जोगेंद्र कवाड़े जी भी हमारे साथ थे, चंद्रकांत हंडोरे जी भी हमारे साथ थे, और सबका यही मानना है कि दलितों को अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी क्योंकि पुलिस और प्रशासन ये सुरक्षा देने के लिए असमर्थ है। रामदास अठावले जी। क्या आवाज नहीं आ रही? अठावले जी आपको आवाज आ रही है अभी? हाँ अभी आ रहे हैं, बोलिए। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि जोगेंद्र कवाड़े, प्रकाश अंबेडकर और चंद्रकांत हंडोरे ये तीनों लोग हमारे साथ थे कल और इन्होंने ये कहा कि दलितों को सुरक्षा देने में पुलिस और प्रशासन असमर्थ है, दलितों को, दलित समाज को अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। रामदास अठावले जी। हाँ बात तो सही है कि मतलब पुलिस मतलब जब अत्याचार होता है, मर्डर होता है, मकान जलाए जाते हैं, हमला जब होता है, जी हमारे महिलाओं पर जब बलात्कार होता है तो उसके बाद वहां जाकर पुलिस पहुंची है और फिर कोई मिलेगा तो उनको अरेस्ट करती है, जो नहीं मिलेगा तो अरेस्ट भी नहीं की करती। जिस तरह जो खेड़ा में अभी तक 7 दिन हो रहे अभी तक इसको अरेस्ट नहीं किया है। जी हाँ। तो उन्होंने जो बात बताई सही है कि अपना सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए भी दलितों को सोचना चाहिए। जी इस तरह मैंने याद किया है कि हमारा दलित क्रांति का मूवमेंट था, जी ये मूवमेंट मतलब समाज में जागरूकता लाने का काम करता था, अत्याचार को रोकने का काम करता था। नौजवान लोग किसी सत्ता की भागीदारी का विचार ना करके वो मतलब संघर्ष करने के लिए एकदम रास्ते में आ जाते थे। उसी तरह मुझे लगता है कि भाई अपना अगर पुलिस अपना संरक्षण नहीं करती है तो दलितों ने सेल्फ प्रोटेक्शन का भी विचार करना चाहिए। अपना अपना खुद कैसे हम संरक्षण करें इसके बारे में भी हमें प्लानिंग करने की आवश्यकता है। क्या दलित पैंथर मूवमेंट आप दोबारा शुरू करने की सोच रहे हैं? मतलब दलित पैंथर मूवमेंट के बारे में विचार करना पड़ेगा क्योंकि अभी अत्याचार की घटनाएं बीच में थोड़ी कम होती थी लेकिन और भी बढ़ती जा रही है और इसीलिए युवाओं का जो संगठन है जो अत्याचार का मुकाबला करे, जो दलितों का प्रोटेक्शन करे, उसी तरह का एक आधा संगठन निर्माण करने के बाद में शायद हमको विचार करना पड़ेगा पैंथर जैसा संगठन। और जरूर मैं हमारे नौजवानों से बातचीत करके इसके बारे में मैं जरूर विचार करूंगा। रामदास अठावले जी, आखिरी सवाल में 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये कि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में राज किया, जिस तरीके से दलित संगठित हैं उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में इतनी दलित विरोधी घटनाएं नहीं होती हैं, शायद इसलिए नहीं होती हैं क्योंकि बहुजन समाज पार्टी वहां पर रूलिंग पार्टी रह चुकी है। क्या आपको ऐसा लगता नहीं है कि सभी दलित पार्टियों को एक बार फिर इकट्ठा होना चाहिए या आपको फिर प्रयास करना चाहिए कि सब दलित पार्टियां महाराष्ट्र में इकट्ठी हों या बहुजन समाज पार्टी के साथ या अन्य जितनी भी दक्षिण की जो दलित पार्टियां हैं उनके साथ आपको संबंध बढ़ाने चाहिए? रामदास अठावले जी। मुझे लगता है कि भाई उत्तर प्रदेश में भी अत्याचार नहीं होते ऐसा नहीं है, मतलब महाराष्ट्र से भी ज्यादा अत्याचार उत्तर प्रदेश में होती है क्योंकि ज्यादा जातिवादी कास्टिस्ट मेंटेलिटी महाराष्ट्र से भी ज्यादा उत्तर प्रदेश में रही है जी। और उत्तर प्रदेश में भी बीच बीच में अत्याचार होते रहते हैं जी। तो जिस तरह आपने बताया है कि भाई दलित संगठनों ने इकट्ठा चाहिए, तो मुझे लगता है कि भाई अत्याचार का कारण हम एक साथ रहे या ना रहे, एक साथ रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, रहना चाहिए जी। लेकिन जब हम एक साथ भी थे तब भी अत्याचार होते थे तो जातिवादी मेंटेलिटी के कारण ही सबसे ज्यादा अत्याचार होते हैं और इसीलिए और जब अत्याचार होते हैं तब हम अलग अलग नेता लोग जरूर हम है लेकिन हम ऐसी घटनाओं का निषेध करने के लिए हम एक साथ हमेशा आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और आखिरी सवाल जी रामदास अठावले जी, यूनिटी अगर होती है तो यूनिटी करने के लिए हम भी तैयार है। जैसे उत्तर प्रदेश में मायावती ने सत्ता हासिल की अपने बलबूते पर, उसी तरह अगर रिपब्लिकन पार्टी के सभी नेता अगर एक साथ आते हैं तो बहुत आनंद की बात है कि उसके लिए मैंने कभी विरोध नहीं किया है। मैंने 3-4 बार जब यूनिटी हुई थी तब मैंने कोशिश की थी, तो भविष्य में अगर ऐसा होता है तो जरूर हम उसके लिए भी कोशिश करेंगे।
बहुजन समाज पार्टी और जी। हम भी अगर एक साथ आने के संबंध में अगर कोई आगे प्रस्ताव आता है तो उस पर भी हम विचार कर सकते हैं। लेकिन अत्याचार का कारण ये नहीं है कि हम एक नहीं है इसीलिए अत्याचार हो रहे हैं, तो इसीलिए राजीव जी जी लेकिन उसके लिए वो हमारी एक संघर्षशील ताकत जो है ये हमें खड़ी करने की आवश्यकता है, ताकि सामने वालों को जी डर लगे कि भाई इनके ऊपर अगर हम अत्याचार करेंगे दुरुस्त बात। तो ऐसे अत्याचार का सामना अपने को भी करना पड़ सकता है। इसी तरह की सामने वालों की मेंटेलिटी बनाने के लिए हमें हमारी ताकत बनानी पड़ेगी। बजाज जी। जी आखिरी सवाल रामदास अठावले जी, जहां तक के मीडिया का प्रश्न है, मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको कहा जाता है, जहां तक के मेन स्ट्रीम नेशनल टेलीविजन चैनल्स का प्रश्न है, सिर्फ महज एक चैनल है, यानी हमारा चैनल, यानी हमारा शो और हमारा चैनल, सिर्फ हम ही लोग बात कर रहे हैं इस दलित हत्याकांड के बारे में, दलितों के ऊपर अत्याचार के बारे में। लगातार चौथे दिन हम लोगों ने शो किया है, बाकी सारा मीडिया इस चीज को नजरअंदाज क्यों कर रहा है? रामदास अठावले जी आप बताएं। नहीं, मुझे लगता है भाई लेमन टीवी में राजू बजाज जी है, वो दलितों की समस्याओं को समझते हैं, उनको मालूम है, और शायद लगातार 3-4 दिनों से लेमन टीवी पर ये दलित एट्रोसिटी पर चर्चा चल रही है। बाकी के चैनल भी मतलब एकदम विरोधी ऐसा भी नहीं है, बाकी के चैनलों ने भी ये न्यूज को उन्होंने देने का काम किया है, लेकिन अभी उन्होंने भी मतलब इसकी दखल और भी ज्यादा लेनी चाहिए। जिस तरह लेमन टीवी ले रही है उसी तरह बाकी के चैनल ने भी, ये महाराष्ट्र की ये घटना है और बाकी के चैनल ने भी इसको उठाना चाहिए। राजीव जी। राइट मिस्टर रामदास अठावले, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस, ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो मच। और उम्मीद करते हैं कि जब हम अगली बार बात करें आप सरकार में होंगे। हेलो रामदास अठावले जी, उम्मीद करते हैं कि जब हम अगली बार बात करें आप भी सरकार के अंग होंगे, उम्मीद करते हैं। दैट ऑफ कोर्स वाज मिस्टर रामदास अठावले। रामदास अठावले जी हमसे बात करते हुए और ये कहते हुए कि जहाँ तक के बाकी सब चैनल्स का सवाल है, उनको भी इस निर्मम घटना को इसी प्रकार उठाना चाहिए, इसी प्रकार उठाना चाहिए, क्योंकि 67 साल हो चुके हैं। इट्स बिन 67 years since independence, and we are still talking about atrocities against the scheduled castes, the scheduled tribes, the OBCs, and the rest. We are still talking about that, and that I think is the worst thing in the world. इससे ज़्यादा और कोई घिनौनी बात नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा और कोई शर्मनाक बात नहीं हो सकती कि आज भी हम उसी चीज़ के बारे में बार बार बात कर रहे हैं। And that I think is really and truly sad. It is not only sad, it is absolutely terrible. It is terrible, it is disgraceful, it is disgusting. Right, as far as we are concerned, we have to take a break. We have to take a very, very short break. When we come back after the break, we'll of course talk about one of the biggest bank scams in Maharashtra. महाराष्ट्र के तकरीबन सबसे बड़े बैंक स्कैम के बारे में हम लोग बात करेंगे, और इस बैंक स्कैम के द्वारा किस किस पॉलिटिकल पार्टी को, किस किस राजनीतिक दल को क्या क्या मिल रहा है, उसके बारे में भी हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको यह बता दें कि जिस प्रकार दलितों के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, जिस प्रकार दलितों की निर्मम हत्या हो रही है, जिस प्रकार हर 16 मिनट के बाद किसी दलित पर अत्याचार होता है, 18 मिनट के बाद किसी दलित महिला के साथ दुर्व्यवहार होता है, दिन में एक बार किसी ना किसी दलित महिला के साथ या तो बलात्कार होता है या बलात्कार करने की कोशिश की जाती है, 1 या 1.5 दिन के अंदर एक ना एक दलित की हत्या होती है। क्या इसी किस्म के भारत का हम लोग निर्माण कर रहे हैं? क्या यही है मेक इन इंडिया? मेक इन इंडिया, इज दैट इट? चलिए, बाकी सब सब्जेक्ट्स भी इंपॉर्टेंट हैं, बाकी सब सब्जेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा अहम हैं, लेकिन अगर हम अपने ही लोगों के साथ इस प्रकार के अत्याचार करेंगे तो किसका देश, कौन सा देश, कौन सा सुराज्य, कौन सा स्वराज्य, कौन सा गणतंत्र और किसका जनतंत्र? इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करते रहेंगे। आप अपने मेल्स भेजते रहें। प्लीज डू सेंड इन योर मेल्स ऑन insidestory@lemonnews.com. That's insidestory@lemonnews.com. We leave you with the headlines. When we come back, we'll talk about one of the biggest bank scams in the history of banking in Mumbai. That's just after a minute. That's after just 1 minute. Don't go away.
काले धन पर सरकार का सुप्रीम कोर्ट में खुलासा, डाबर के निर्देशक सहित 3 बड़े लोगों का नाम उजागर। तीन चौथाई सांसदों ने नहीं दिया संपत्ति का ब्यौरा, सोनिया, राहुल, आडवाणी सहित कई लोगों का नाम। हुदहुद के बाद अब नीलोफर का खतरा बढ़ा, गुजरात सरकार ने समुद्र किनारों के आसपास अलर्ट किया जारी। और आज नहाय खाए के साथ छठ पूजा शुरू, 1/4 दिल्ली और मुंबई में भी मनाएंगे छठ महापर्व।